फिट्स, दौरे, मिर्गी, एपिलेप्सी, झटके, ये सब एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम से अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लिया जाता है। एज वाइज, जेंडर वाइज सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी डिफरेंट रह सकते हैं। कभी कभार कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहता है, कभी कभी बच्चा अनकॉन्शियस रहता है, कभी कभी सिर्फ एक हाथ कांप रहा रहता है, कभी दोनों हाथ कांप रहे रहते हैं, कभी दोनों हाथ और दोनों पैर कांपते रहते हैं, कभी कभार सिर्फ मुंह कांप रहा रहता है, मुंह टेढ़ा होता है, फेस कॉन्ट्रैक्ट, फेस झपकते रहता है, कभी सिर्फ आंखें झपकते रहती है। ये सारे सिम्टम्स सीजर्स एपिलेप्सी के होते हैं। तो हमारा एपिलेप्सी का जो ट्रीटमेंट रहता है, इट इज़ नॉट क्योर, इट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या है? मेडिसिन लेने के बाद सीजर्स ना आना। क्योर मतलब मेडिसिन ले ली और बिल्कुल भी ना आना। तो ऑलमोस्ट 75% जैसे मैं आपको बोला, उनको सीजर्स रिकरेंसेस नहीं होंगे। नमस्कार। सेहतनामा में आज बात बच्चों में पड़ने वाले मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी यानी सीजर की, और हमारे साथ चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित धवन मौजूद है। एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर सुमित सेहतनामा राजेंद्र में। जी, अच्छा लगा दोबारा आपके शो पे आके। आज बात एपिलेप्सी, सीजर, मिर्गी का दौरा बच्चों में भी क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है कभी? बिल्कुल। सीजर्स, दौरे, मिर्गी, ये सब एक ही चीज़ है। ये आमतौर पे लक्षण बच्चों में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू अडल्ट्स। इनफैक्ट अगर हम एक दिन का न्यूबॉर्न भी देखेंगे, उसमें भी इस तरह के सिम्टम्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो फिट्स, दौरे, मिर्गी, एपिलेप्सी, झटके, ये सब एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम से अलग अलग लैंग्वेजेस में जो लिया जाता है। तो अब सिम्टम्स क्या होते हैं एक छोटे से बच्चे, जैसे आपने कहा कि एक दिन न्यूबॉर्न बेबीज में भी हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस कैसे किया जाता है? अब एकदम छोटे बच्चे और एडल्ट, इसमें तीनों में एपिलेप्सी और सीजर्स के सिम्टम्स अलग होते हैं। अब जो न्यूबॉर्न बच्चा है, उसमें सिर्फ काफ़ी बार बच्चे आंखें झपकते रहेगा, या आंखें एक जगह टिका के रखेगा, या आंखें ऊपर करके रखेगा। इस दौरान बच्चा गुम रह सकता है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई हालचाल नहीं रहेगी। तो न्यूबॉर्न में सिम्टम्स या तो सिर्फ एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक तरफ का फेस, इतने तरह के सिम्टम्स रहते हैं। आमतौर पर बड़ों में जिस तरह के दौरे मिर्गी होते हैं, जिसमें दोनों हाथ दोनों पैर नहीं होते, ऐसे न्यूबॉर्न में सिम्टम्स नहीं आते हैं। अब ये सिम्टम्स जागते वक्त भी आ सकते हैं और सोते वक्त भी आ सकते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लग जाए, ग्रोइंग होने लग जाए, उसको बुखार के साथ फिट्स आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर्स। और जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा 5 से 10 साल का होने लग जाए, उसमें जागते वक्त और सोते वक्त डिफरेंट डिफरेंट तरह के सीजर्स आ सकते हैं। उस वक्त जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब सिम्टम्स अलग हो जाते हैं? बिल्कुल, सब एज वाइज, जेंडर वाइज सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी डिफरेंट रह सकते हैं। अब फ़र्क ये पड़ता है कि कभी कभार कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहता है, कभी कभी बच्चा अनकॉन्शियस रहता है, कभी कभी सिर्फ एक हाथ कांप रहा रहता है, कभी दोनों हाथ कांप रहे रहते हैं, कभी दोनों हाथ और दोनों पैर कांपते रहते हैं, कभी कभार सिर्फ मुंह कांप रहा रहता है, मुंह टेढ़ा होता है, फेस कॉन्ट्रैक्ट, फेस झपकते रहता है, कभी सिर्फ आंखें झपकते रहती है। ये सारे सिम्टम्स सीजर्स एपिलेप्सी के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे, तो कभी भी हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं जो हमारे वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, हमें सीजर सस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट है वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें इस केसेस में इंजरीज से प्रिवेंट करना। हमें लग रहा है कभी भी कि हाथ पैर कांप रहे हैं, आप कंट्रोल में नहीं कर पाए, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप उसी टाइम पे उस जगह पे बैठ जाइए। ये बच्चे के लिए है? बच्चों और एडल्ट दोनों के लिए, किसी के लिए भी सेम प्रिकॉशंस, सेट हाँ। ऑफ प्रिकॉशंस एप्लीकेबल रहता है। हाँ। तो अब बात आती है रीजन क्या होते हैं? कारण अलग अलग तरह के रह सकते हैं। सबसे कॉमनेस्ट रहता है हमारा किसी तरह का डिहाइड्रेशन, शुगर कम होना, बुखार होना, या किसी तरह की कमजोरी होना, जो कि हम बोलते हैं अक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर्स। मतलब किसी बुखार के दौरान या कमजोरी के दौरान फिट्स आना। दूसरे तरह के फिट्स होते हैं हमारे इंजरीज के कारण, इन्फेक्शंस के कारण, या एक्सीडेंट के कारण। उसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस, पोस्ट ट्रॉमेटिक, या रिमोट सिम्टोमेटिक सीजर्स। तीसरा रहता है जेनेटिक सीजर। जेनेटिक सीजर्स मतलब अगर हमारे कि सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, और बिना किसी कारण के सीजर्स हो रहे, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक, आनुवांशिक सीजर या जेनेटिक सीजर्स। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेनेटिक, मतलब हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म फिर से आ जाता है कि नहीं, हमारे फैमिली में तो किसी को भी नहीं है, फिर भी जेनेटिक सीजर्स मतलब ये है कि हमारे जीन्स से हो रहा है। जीन्स जरूरी नहीं है फैमिली में और किसी को जीन्स की प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम पे किसी को भी आ सकती है। सो सीजर्स के 3 मेन कारण: स्ट्रक्चरल मतलब ब्रेन एमआरआई में प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक हमारे सिंपल खून की टेस्टों में प्रॉब्लम्स, और जेनेटिक मतलब हमारे जीन टेस्ट में प्रॉब्लम्स। तो फिर अब ऐसे जो लक्षण नजर आते हैं, पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, तो डायग्नोस टेस्ट कैसे होता है? राइट।
अब डायग्नोज करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब मैं आपसे सवाल जवाब पूछूंगा कि उस टाइम हुआ क्या था, आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले सिम्टम्स क्या आए थे, किसने देखा, कौन से हाथ कहाँ पे थे, बच्चा होश में था, होश में नहीं था, मुंह में झाग आए थे, मुंह में झाग नहीं आए थे, उस टाइम बच्चे ने यूरिन पास कर ली थी, नहीं की थी, या उसे कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट, कोई फ्रैक्चर्स। तो इन सब सिम्टम्स के आधार पे हम एक कंक्लूसिव क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ सीजर्स या एपिलेप्सी बनाते हैं। इसका मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजर्स का डायग्नोसिस करने के लिए आपकी हिस्ट्री है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स, अब इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें उनसे पूछने पड़ते हैं जिसने ये इवेंट देखा है, जिसने ऐसे एबनॉर्मल मूवमेंट होते हुए देखे। काफ़ी बार इस तरह के एबनॉर्मल मूवमेंट जो या सीजर्स स्कूल में हुआ रहता है और स्कूल टीचर्स या किसी फ्रेंड ने देखा रहता है और बच्चे को लेके आते हैं पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को तो पता नहीं एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हो हैं, तो इन सच सिचुएशंस में हमें स्कूल टीचर या फ्रेंड से पूछना पड़ता है एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ इवेंट्स क्या हुए थे, और उसके बेसिस पे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ सीजर्स बनाते हैं। तो सीजर्स का डायग्नोसिस क्लिनिकल है, मतलब आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं उसके बेसिस पे डायग्नोसिस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा इसमें, इसको कंफर्म कैसे करें। तो कंफर्म हुआ क्यों है, किस कारण से हुआ, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं। मेडिकल टेस्ट 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तीसरा एमआरआई होता है और चौथा जेनेटिक होता है। अब मैं आपको ब्लड टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो ब्लड टेस्ट मतलब हम चेक करते हैं कि किसी भी तरह के शरीर में कमजोरी तो ना हो, ताकि कोई हमारे सोडियम में चेंजेस, हमारा शुगर कम हो जाना, हमारा कैल्शियम कम हो जाना, उस वजह से भी एपिलेप्सी बिल्कुल ये दौरे सबसे पड़ते कॉमन हैं। कारण है। अगर आपने खाना एक दिन नहीं खाओगे तो कोई कोई पेशेंट्स को खाना मिस करने की वजह से सीजर आता है। ज़्यादा एक्सर्शंस करने की वजह से हमारे बॉडी का पानी कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, इसकी वजह से होता है। काफ़ी बार जो बच्चे रहते हैं उनको कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी होती है, उसके कारण सीजर। तो ये सबसे ईजिएस्ट कारण रहता है जो हम इजीली सिंपल ब्लड टेस्ट जो किसी भी लैब में हो सकते हैं उसको पिकअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट जो हम जाएंगे वो थोड़े से एडवांस टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ईईजी। ईईजी मतलब ब्रेन वेव का टेस्ट होता है जिसमें हम ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस चेक करते हैं। अब ये टेस्ट नाम से सुनने से तो बहुत खतरनाक हैवानियत लगता है, लेकिन ये टेस्ट बहुत होता है सिंपल है। जैसे हम हार्ट का ईसीजी करते हैं वैसे हम ब्रेन का ईईजी करते हैं। तो हार्ट के ईसीजी में हम ब्रेन हार्ट में कुछ, चेस्ट में कुछ तारे लगाते हैं, वैसे ही हम सिर पे कुछ तारे लगाते हैं। ये तारों से ब्रेन में कोई नुकसान नहीं होता है, कोई करंट नहीं जाता है, सिर्फ हम बच्चे को सुला देते हैं और हम आधे पौने घंटे के लिए ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेन में कोई साइलेंट सीजर्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर का टेस्ट। स्ट्रक्चर का टेस्ट करने के लिए हमें सिटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करना पड़ता है। अब सब जगह एमआरआई स्कैन अवेलेबल नहीं रहता तो काफ़ी बार सिटी स्कैन करना पड़ता है। अब इससे हमें पता चलता है कि ब्रेन में कोई पुराने घाव या कोई इन्फेक्शन या पुरानी कोई चोट तो नहीं लगी है। तो ये तीसरा टेस्ट होता है ब्रेन स्ट्रक्चर का टेस्ट, जिसको बोलते हैं सिटी स्कैन या एमआरआई। और चौथा टेस्ट रहता है जेनेटिक टेस्ट। मतलब अगर पहले तीनों टेस्ट नॉर्मल आए, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, ईजी टेस्ट नॉर्मल है, एमआरआई टेस्ट नॉर्मल है, और हम कारण जानना चाहते हैं कि किस वजह से हुआ, तो हम जेनेटिक टेस्टिंग सजेस्ट करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में किसी को, पहली बार भी किसी को आ सकता है। सो अगर सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और सीजर्स और फिट्स बार बार आ रहे हैं तो हमें जेनेटिक टेस्टिंग करना ज़रूरी है कारण पता करने के लिए। बात आती है ट्रीटमेंट पे। राइट। एक तो जब पहले ट्रीटमेंट से भी पहले आप ये बताइए, एकदम से अगर पता चल रहा है कि बच्चे का दौरा पड़ रहा है, इमीडिएटली क्या करना चाहिए? एक तो आपने कहा बिठा देना चाहिए, और क्या कुछ किया जा सकता है? कुछ Right. वो जो इसमें अब सबसे ज़रूरी रहता है सीजर में इमरजेंसी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सीजर के लक्षण आने लग गए हैं तो सबसे पहले आप खुद को सेफ कर लीजिए। सेफ मतलब आप सबसे पहले नीचे बैठ जाइए, सबसे बेस्ट है नीचे लेट जाइए और आसपास से फर्नीचर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपको इंजरीज हो जाएगी, इंजरीज से फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज हो जाएगी, जिसका फिर और फर्दर कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो सबसे बेस्ट है सबसे पहले लेट जाइए, आसपास का फर्नीचर निकाल दीजिए, ताकि अगर आप गिरे भी तो आपको चोट ना लगे। दूसरा, अगर हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन, अगर हमें ऐसा ऑरा या पहले के सिम्टम्स नहीं आए तो जो साथ वाले उन्होंने सबसे पहले पेशेंट को लेटा देना है, सीधा लेटा दीजिए और लेफ्ट साइड में टर्न कर लीजिए। अब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदा रहता है कि हमारी जो टंग है, जीभ है, हमारी सांस की नली को बंद नहीं करती। तो सबसे पहला सीजर में हमारे को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि सांस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेटा दो, लेफ्ट साइड टर्न कर दो और मुंह में कुछ झाग आ रहा है तो साफ कर दीजिए, लेकिन मुंह में कुछ डालने की कोशिश मत कीजिए, चम्मच, उंगली या ये कुछ करने की कोशिश नहीं कीजिए। सबसे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इस पोजीशन में डाल दिया है, इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज या एम्बुलेंस या नियरेस्ट हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि आप फर्दर वहाँ पे शिफ्ट कर पाए। और फिर हमें किसी भी तरह बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं करनी कि अगर हाथ कांप रहा है तो हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम जितना कोशिश करेंगे हमारे से वो रुकेगा नहीं और इससे फर्दर इंजरीज, मसल इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज और फ्रैक्चर्स हो सकते हैं।
और इमरजेंसी फर्स्ट एड का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है इमरजेंसी मेडिकेशन देना। अब जिस पेशेंट को भी या जिस बच्चे को भी सीजर या फिट्स की प्रॉब्लम्स है, उनके पास एक इमरजेंसी स्प्रे रहती है जिसको बोलते हैं मिडाज़ोलाम स्प्रे, ये उनके पास हमेशा रहनी चाहिए। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल के बैग में चाहिए, स्कूल टीचर के पास चाहिए, या कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे तो पर्स में चाहिए, गाड़ी में चाहिए, इमरजेंसी स्प्रे हमेशा रहनी चाहिए। अगर हाथ पैर कांप रहे हैं और 2 मिनट हो गए हैं तो ये स्प्रे नाक में डाल सकते हैं ताकि इमरजेंसी में फिट्स बंद हो जाए। इसको बोलते हैं इमरजेंसी फर्स्ट एड मेजर्स। जो भी बच्चा है उनके केयर गिवर्स, घर वाले, फ्रेंड्स और बस ड्राइवर, टीचर सबको पता रहना चाहिए कि फर्स्ट एड मेजर्स कैसे देने हैं। तो Okay. 4 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले लेटा दो, लेफ्ट साइड टर्न कर दो, इमरजेंसी सर्विसेज एम्बुलेंस हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करो और ज़रूरत पड़ी तो स्प्रे यूज़ करो। कितनी देर तक होता है वैसे ये? आमतौर पर सीजर्स 1-2 मिनट से होता है, तो हमें वो 1-2 मिनट से अपने कम आप ही ठीक होता हो है। जाता है उसके बाद? यस, अगर 1-2 मिनट से कम हो रहा है तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर 2 मिनट से कम हो रहा है तो हमें इमरजेंसी की स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 2 मिनट से ज़्यादा होता है तो हमें इमरजेंसी मेडिसिन, जैसे मैं आपको बताया, उसकी ज़रूरत पड़ती है और फिर हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और कभी-कभार जितना लंबा चलेगा उतना जान पे खतरा होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर 5 मिनट से लंबा चल रहा है तो हमें जान पे खतरा, सांस में दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो तो हमारे इसलिए तुरंत जाना चाहिए तो लेके तुरंत सबसे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने से पहले इमरजेंसी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना जरूरी है। हम्म। मीनिंग लेफ्ट साइड टर्न कर दो और इमरजेंसी स्प्रे दे दो ताकि आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना काम हॉस्पिटल का नहीं है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना काम केयर गिवर्स का है जो बच्चे के इमीडिएटली साथ में। बिकॉज हॉस्पिटल में पहुंचने को कम से कम आपको 5 से 15 मिनट लगेंगे और 5 से 15 मिनट अगर सीजर चलते रहे तो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। तो सबसे बेस्ट इमरजेंसी ज़रूरी है कि सारे स्कूल टीचर्स को, सारे पेरेंट्स को, सारे बस ड्राइवर्स को इमरजेंसी फर्स्ट एड मेजर्स पता रहने चाहिए। ओके। अच्छा, अब ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या ये ठीक हो जाते हैं मिर्गी के दौरे जो बच्चों में हो रहे हैं? बड़े जब बच्चे होते हैं उनको अगर ट्रीट प्रॉपर किया जाए तो वो ठीक हो जाता है? राइट। अब सीजर का ट्रीटमेंट इतना सिंपल और ब्लैक एंड वाइट नहीं रहता जिस तरह आपका सवाल है। अब जो न्यूबॉर्न के सीजर्स रहते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, उसमें दवा हमें बहुत कम ड्यूरेशन के लेनी पड़ती है और 95% न्यूबॉर्न्स में दोबारा सीजर्स नहीं आते। कुछ 65% न्यूबॉर्न्स हैं जिनको आगे जाके सीजर्स आते हैं। अगर हम जैसे बड़ा बच्चा हो जाए उसमें सीजर के सक्सेस रेट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। सक्सेस रेट्स मतलब क्या है? अगर मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, आपको सीजर्स नहीं आना, उसको बोलते हैं सक्सेस रेट्स। तो आमतौर पर सक्सेस रेट्स जो वेरी करता है वो 70 to 75% करता है। पूरी तरह से ठीक ऐसा है कि जिन बच्चों को छोटे बचपन में दौरे पड़े वो बड़े होके बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा हो जाता है? बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं जैसा आपको बोला 75% बच्चे और एडल्ट्स ऐसे रहते हैं जिनको सीजर्स की मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, मेडिसिन लेते लेते उनको सीजर्स नहीं आ रहे, उनको हम बोलते हैं सीजर कंट्रोल उनका अच्छा है। बट 20-25% बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको दवाई के बावजूद भी सीजर्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रग पुअरली कंट्रोल एपिलेप्सी, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेडिसिन इन डिफरेंट डोजेस हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो हमारा एपिलेप्सी का जो ट्रीटमेंट रहता है इट इज़ नॉट क्योर, इट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या है? मेडिसिन लेने के बाद सीजर्स ना आना। क्योर मतलब मेडिसिन ले ली और बिल्कुल भी ना आना। तो ऑलमोस्ट 75% जैसे मैं आपको बोला उनको सीजर्स रिकरेंसेस नहीं होंगे। कुछ टिप्स जो बच्चे जो पेरेंट्स जूझ रहे हैं उनके बच्चों को प्रॉब्लम है इन मिर्गी के दौरों की? अब काफ़ी बार प्रॉब्लम आता है एक्सेप्टेबिलिटी कि फैमिली में किसी को है नहीं, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो हमारे बच्चे को बीमारी है या नहीं। तो काफ़ी बार पेरेंट्स वेट करते रहते हैं, एक बार सीजर्स आ गया, 2 बार सीजर्स आ गया और दवा नहीं ले रहे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये रहता है, एडवाइस रहता है पेरेंट्स के लिए कि अगर 2 बार से ज़्यादा बच्चे को सीजर्स आ गए हैं, चाहे टेस्ट नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करके सीजर्स की मेडिसिन दीजिए। इस कारण अगर आप नहीं दोगे तो सीजर्स के चांसेस और बढ़ते जाएंगे, इलाज और मुश्किल होते जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करो ताकि आपका सीजर ड्यूरेशन कम हो, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग ना हो। सीजर फ्रीक्वेंसी कम हो, मतलब अगर आपको महीने में 10 बार आ रहे हैं तो मेडिसिन लेके आपको 2 बार पे आ जाए, उसको बोलते हैं सीजर कंट्रोल। ताकि आपका इससे उसको बोलते हैं 80% कंट्रोल। मतलब जिस बंदे को 10 बार आ रहे हैं महीने में, उसको अगर मेडिसिन से 2 बार आ गया तो टेक्निकली उसका 80% कंट्रोल आ चुका है। तो ये सुधार की तरफ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमीत इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शुक्रिया।